तो देखिए, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ अर्थ इज सनलाइट एक्सेप्ट द डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं होता। ये प्रश्न नीट में आ चुका है कि व्हाट आर द मेजर प्रोड्यूसर्स एट द डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो वो कौन होते हैं? तो वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। वहाँ उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? केमिकल होता है। और वो भी कौन सा होता है? वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस सनलाइट की ही चर्चा कर लेते हैं। जब हम इस सनलाइट की चर्चा करते हैं, सबसे पहले सनलाइट की चर्चा कर रहे हैं, और इसको हम कह देते हैं जो है टोटल इंसिडेंट लाइट। तो जब हम इस टोटल इंसिडेंट लाइट की बात करते हैं, तो इस टोटल इंसिडेंट लाइट में ये प्रश्न आ चुका है नीट में 2-3 बार कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ PAR। PAR का मतलब जो प्लांट तक पहुंचा है, जो पत्तों तक पहुंचा है, जो प्लांट्स पर गिरा है, जो पत्तों तक पहुंचा है, जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल हुआ है, दैट इज PAR। PAR मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो टोटल इंसिडेंट लाइट में PAR का परसेंटेज कितना होता है? तो इट इज 50%। इसका मतलब 50% या उससे भी ज़्यादा तो लॉस्ट ही हो गया। और ये वो है बच्चों जो प्लांट तक नहीं पहुंचा है। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, वहाँ सारे कई सारे पार्टिकल्स हैं, उनसे स्केटर्ड हो गया, वेपर्स हैं, उनसे एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि जो प्लांट तक नहीं पहुंचा। PAR का मतलब ये है कि जो प्लांट तक पहुंचा है। ये प्रश्न नीट में आ चुका है डायरेक्टली। इन द टोटल इंसिडेंट लाइट हाउ मच परसेंटेज ऑफ PAR इज प्रेजेंट। तो इन टोटल इंसिडेंट लाइट हाउ मच परसेंटेज ऑफ PAR इज प्रेजेंट? इट इज 50%। ठीक है ना। अब ये तो प्लांट तक पहुंचा ही नहीं है, तो लॉस्ट ही हो गया। ये जो है इस टोटल इंसिडेंट लाइट का कितना परसेंट, इस टोटल इंसिडेंट लाइट का फोटोसिंथेसिस में कितना परसेंट काम आता है? तो इट इज 1 to 5% ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट। और ये किस में काम आया है? ये आया है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये ग्रोस फोटोसिंथेसिस में। ये भी प्रश्न नीट में आ चुका है कि फ्रॉम द टोटल इंसिडेंट लाइट हाउ मच परसेंटेज इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। तो इट इज 1 to 5%। तो फिर अगर पूछा जाए कि PAR का कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस में काम आता है, तो क्योंकि टोटल इंसिडेंट लाइट का 50% है, तो इसका आप जस्ट डबल कर दीजिए। ठीक है, तो वो हो गया 2 to 10% ऑफ PAR। और ये किस में आया? ये आया साहब GPP में। ये प्रश्न भी नीट में आ चुका है 2-3 बार, 2-3 बार आ गया क्वेश्चन। ये साहब हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द PAR इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। PAR का कितना प्रतिशत है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है? तो इट इज 2 to 10%। 2 to 10%। और पूछा जाए टोटल इंसिडेंट लाइट का कितना परसेंट काम आता है? तो इट इज 1 to 5%। और ये GPP में आया साहब, GPP में आया। तो फिर NPP में कितना? तो NPP हम निकालते हैं GPP माइनस रेस्पायरेशन। और जो कॉस्ट ऑफ रेस्पायरेशन होती है प्रोड्यूसर लेवल पर, वह होती है अबाउट 20% ऑफ GPP। तो जब आप 20% ऑफ GPP माइनस करेंगे तो NPP आपको मिल जाएगा सर। तो अगर पूछा जाए टोटल इंसिडेंट लाइट का कितना परसेंटेज है जो NPP में आया, तो इसका 20% माइनस कर दीजिए, तो इट इज 0.824% ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट। और पूछे PAR का कितना परसेंट NPP में आया, तो इसका 20% माइनस कर दीजिए, इसका जस्ट डबल कर दीजिए, 1.628% ऑफ PAR। और ये किस में आया है? और ये आया NPP में। और साहब यही होता है जो मैंने बताया आपको पिछली क्लास में, अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स। किसी भी इकोसिस्टम के कंज्यूमर्स के लिए क्या अवेलेबल होता है? तो किसी भी इकोसिस्टम के कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है साहब NPP। और इसी से पूरी दुनिया चल रही है भाई साहब, यूँ समझ लो आप। पूरा जो जीवन चल रहा है ना धरती पर, वो इससे चल रहा है।
और ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन जिस दिन ये पूछा जाएगा ये कठिन सवाल साबित होगा। अब आप देख लो कि टोटल इंसिडेंट लाइट का ओनली 0.824% है जिससे सबका जीवन चल रहा है। प्लांट का भी चल रहा है, एनिमल का भी चल रहा है। इस धरती पर जो जीवन को चलाने वाला अक्षय ऊर्जा स्रोत है वो ये सनलाइट है, और इस टोटल इंसिडेंट लाइट का कितना, मात्र 0.824% या PAR का 1.628% है जो धरती पर जीवन को चला रहा है। इसी से जीवन चल रहा है सबका, समझ लीजिए इसको अच्छे से। और इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन जो है नीट में पूछे जा चुके हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये तो बात कर ली हमने इस सनलाइट की, टोटल इंसिडेंट लाइट की, ठीक है। जब हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि एनर्जी का जो फ्लो है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी भी ये साइक्लिक नहीं होता, ठीक है। और वो क्यों नहीं होता, 50% कैसे होता है भाई साहब, ये लॉस्ट हो गया ना 50%, ये धरती पर पहुंचा ही नहीं, इसलिए PAR 50% लॉस होता है ना। एटमॉस्फेयर में वेपर्स हैं, स्कैटरिंग हो जाती है, लौट जाता है, जो धरती पर पहुंचा ही नहीं। पूरा एटमॉस्फेयर है ना अर्थ का, तो उस एटमॉस्फेयर में ही रह गया ये, ठीक है ना। चलिए, तो जब हम बात करते हैं क्यों, क्योंकि इट फॉलोज द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं ये फंडामेंटल बात आपको सबको शुरू से बता चुका हूँ कि जब भी मशीन की हम बात करते हैं, कोई भी मशीन हो जहाँ भी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एनर्जी का जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना साहब, तो वहाँ थर्मोडायनामिक्स के लॉ फॉलो किए जाते हैं। ये लॉ हैं, LAW लॉ हैं, ये ब्रह्म वाक्य हैं। और जब हम ब्रह्म वाक्य कहते हैं तो शाश्वत सत्य हैं, ये सब पर अप्लाई होता है साहब। NCERT में एक लाइन लिखी हुई है कि इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो पहले तो इसका मतलब समझ लो आप कि इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इट्स नॉट ओनली द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बोथ। नॉट एग्जेम्प्टेड यानी मुक्त नहीं है, यानी अप्लाई होता है तो भैया उन पर फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों ही अप्लाई होता है। मेहरबानी करके उस लाइन का मतलब ये मत निकालिए कि इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका मतलब शायद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एग्जेम्प्ट होते होंगे लेकिन सेकंड लॉ से नहीं होते होंगे। अरे भैया, नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और पैसिव वॉइस में बात करती है NCERT, और इसलिए उसका मतलब ये है कि इकोसिस्टम्स फॉलोज द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कंजर्व फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर मैं इसको इकोसिस्टम्स पर अप्लाई करूं तो हाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एप्लीकेबल ऑन द इकोसिस्टम्स। तो अभी हाल हमने कहा कि द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। This light energy is trapped by the producers, and the producers convert this light energy into the chemical energy. भाई प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कंजर्व कर रहे हैं, अपना बायोमास बना रहे हैं, अपना प्रोटोप्लान बना रहे हैं, अपने स्ट्रक्चरल बायोमोलिक्यूल्स बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस कर रहे हैं जिससे उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिससे उनका फंक्शन बना हुआ है। बोलो यस और नो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करूं, कंज्यूमर्स पर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे एप्लीकेबल हो रहा है? तो कंज्यूमर्स पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल हो रहा है कि हम हैं कंज्यूमर, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने बताया आपको, आप जानते हैं, समझते हैं, हम केमिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम डायरेक्टली लाइट एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भाई साहब, हम केमिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी ले रहे हैं। जो हम खा रहे हैं, घास खा लो, मांस खा लो, कुछ भी खा लो, अल्टीमेटली एनर्जी हमको केमिकल रूप में मिल रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मिल रही है। तो वी आर गेटिंग द केमिकल एनर्जी, और हम उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम उस केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कंजर्व कर रहे हैं, हम उस केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तो केमिकल को केमिकल में कन्वर्ट किया, कैसे? क्योंकि हमने हमारा प्रोटोप्लान सिंथेसाइज किया, हमारा बायोमास सिंथेसिस किया। ये मास जो है ये क्या है, इसमें एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है ना? तो वो हमने केमिकल की फॉर्म में ली और केमिकल के फॉर्म में कंजर्व की। तो जो प्रोटोप्लान बनाया तो केमिकल एनर्जी कंजर्व तो केमिकल एनर्जी। दूसरा मैकेनिकल एनर्जी, वर्क डन कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सब। तो द केमिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी।
दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल ऑन इकोसिस्टम। और सिर्फ आप और मैं की बात नहीं है, ये सबकी सारे कंज्यूमर्स की बात है, चाहे गाय भैंस बकरी कोई भी हो, सबके ऊपर ये बात लागू हो रही है। तो इकोसिस्टम्स फॉलोइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इकोसिस्टम फॉलो द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कोई भी मशीन हो यार, मशीन है तो मशीन में तो एनर्जी चाहिए, और जहाँ एनर्जी लगेगी वहाँ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो लगेगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ब्रह्मांड की अव्यवस्थापन की सार्वत्रिक प्रवृत्ति सदैव बढ़ती है साहब, तो ऑलवेज द एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो जब हम कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो क्यों? क्योंकि जहां भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है वहां एनर्जी का लॉस होता है। 100% एफिशिएंसी किसी मशीन की है ही नहीं। जब भगवान से ऐसी कोई मशीन नहीं बनी तो इंसान की तो क्या ही ऐसे थे कि जितना आप एनर्जी का इनपुट दे दो उतना का उतना ही आपको आउटपुट मिल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है, असंभव है। जितना आप एनर्जी का इनपुट दे दो 100% आउटपुट मिल जाए, 100% एफिशिएंसी किसी मशीन की हो जाए, हो ही नहीं सकता। एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चलती है, 80 किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर चलती है, धुआं सब छोड़ती है। ये धुआं क्या है? ये धुआं लॉस है, और यही तो इंक्रीज कर रहा है रैंडमनेस को, यही तो है जो डिसऑर्डरलीनेस को बढ़ा रहा है। और इसलिए इकोसिस्टम पर भी यही बात लागू होती है। अभी हमने कल प्रोडक्टिविटी पढ़ी, क्या प्लांट उस लाइट एनर्जी को जो सनलाइट से, सन से उनको मिल रही है 100% बायोमास में कंजर्व कर रहा है क्या? क्या प्रोड्यूसर जितना लाइट एनर्जी उसको मिल रहा है क्या उसको वो 100% बायोमास में कंजर्व कर रहा है क्या? नहीं। हम जितना खा रहे हैं क्या हम उस जो भी हमने खाया उसको 100% केमिकल मैकेनिकल एनर्जी में कंजर्व कर रहे हैं क्या? नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ना, भगवान से जब ऐसी कोई मशीन नहीं बनी। मैं नॉन जो है लिविंग वर्ल्ड का एग्जांपल दूं तो ये पंखा जो है साहब, ये क्या कर रहा है? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है। तो क्या ये पंखा इस जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिल रही है क्या उसको ये 100% मैकेनिकल एनर्जी में बदल पा रहा है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। ये शाश्वत सत्य है। और ये एनर्जी का तो लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ेगी। और रैंडमनेस डिसऑर्डरलीनेस न तो घटती है न स्टेबल रहती है, ये तो बढ़ती ही है। मैं पढ़ा रहा हूं ना तो भी रैंडमनेस बढ़ रही है, क्योंकि मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूं तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। और सरल भाषा में भी समझाऊं तो जितना मैं यहाँ समझा रहा हूँ, किसी के भेजे में 90% जा रहा है, किसी के 95 जा रहा है, किसी के 60 जा रहा है। तो जिसके 95% जा रहा है वो 5% का लॉस कर रहा है, जिसके 90% जा रहा है वो 10% का लॉस कर रहा है, जिसके 60% जा रहा है वो 40% का लॉस कर रहा है। तो लॉस तो होगा, ये शाश्वत सत्य है, ये प्रकृति का नियम है। और लॉस होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और इसलिए यहां से ही, इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही निकलता है लिंडेमास 10% लॉ। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकलता है साहब, लिंडेमास 10% लॉ। क्या कहता है लिंडेमास 10% लॉ? कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। %90 एनर्जी lost at every trophic level। हर ट्रॉफिक लेवल पर 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है। केवल 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाती है साहब। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें, आओ जरा इस लिंडेमास 10% लोगों को समझते हैं।